हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम बात करते हैं फिजिक्स में जो हमारी क्लास चल रही है वर्क, पावर और एनर्जी की। उसमें आपका वर्क कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास में, ठीक है। उसको 5 मिनट देते हैं, रिवीजन मारते हैं, उसके बाद हम पावर और एनर्जी पे चलते हैं। तो बच्चों बताओ जरा, वर्क क्या होता था, कार्य क्या होता था? तो कार्य आपका क्या होता था? W इज इक्वल टू F इंटू डी होता था। क्या होता था? W इज इक्वल टू F इंटू डी होता था। मीन्स बल और विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते थे? कार्य कहते थे। बल का मात्रक न्यूटन होता था और विस्थापन का मात्रक मीटर होता था। ये सब चीजें आप बैकअप में रखा करो और ऐसे घूमते टहलते आप जो क्लास लिए हो, ठीक है, जो क्लास पढ़े हो, उसको घूमते टहलते से 5 मिनट दे के उसको सोच लिया करो। आपका हमेशा के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। कभी भी आपको डाउट नहीं होगा इन सब चीजों में। तो ध्यान देते हैं इधर, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, बल और विस्थापन का गुणनफल मींस मात्रक क्या हो गया वर्क का, कार्य का मात्रक क्या हो गया न्यूटन मीटर। दूसरा मात्रक जूल होता है। और उसके बाद हमने अर्ग के बारे में बात की थी। तीसरा मात्रक जो सीजीएस में इसका मात्रक पूछा जाए तो आप अर्ग बताओगे, ठीक है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1 न्यूटन मीटर या फिर 1 जूल, इसी को जूल भी बोलते हैं, 1 न्यूटन मीटर या फिर 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो प्यारे बच्चों कितने अर्ग होते थे? 10 के घाते 7 अर्ग होते थे। इसको आपको ध्यान रखना है। एक डाइन में, ठीक है, एक डाइन में, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 10 के घाते 5 डाइन होते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे डेटाबेस क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे बताया था कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, मीन्स यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। तो वहां पे हमने बताया था आपको यह एक अदिश राशि है। क्यों अदिश बताया था उसका भी रीजन आपको दिया था कि जो बल है वो एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश है और कहीं ना कहीं 2 सदिशों का गुणनफल एक अदिश बन के जाता है। प्यारे बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना था, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी वहां पे कि जो कार्य होता है कब होता है और कब नहीं होता है, ठीक है। कार्य करने के लिए क्या 2 ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके लिए कार्य होता है, ठीक है, बिना उसके कार्य नहीं होता है। मींस 2 कंडीशन आपको बताया था। एक तो बल लगना चाहिए, दूसरा विस्थापन भी होना चाहिए। और अगर बल और विस्थापन में से कोई एक नहीं हो रहा है तो वहां पे कार्य नहीं होगा, वहां पे वर्क नहीं होगा। मींस फोर्स शुड बी अप्लाई, डिस्प्लेसमेंट आल्सो अप्लाइड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी वहां पे डन होनी चाहिए, फोर्स अप्लाई होना ही चाहिए। अगर बिना फोर्स के तो डिस्प्लेसमेंट होएगी नहीं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा है जहां पे बल लगाते हो दोस्तों और वहां पे विस्थापन तो नहीं होता है। जैसे आप दीवार को धक्का दे रहे हो और दीवार नहीं गिर रही है, ऐसे केस में आपसे कोई काम नहीं होता। कुली का हमने एग्जांपल लिया था कि हाँ, कि कुली सर पे सामान रख के खड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन सामान उठाता है, अगर सर पे रखता है तो काम कर देता है क्योंकि सामान का विस्थापन हुआ है। इतनी बात समझ में आई? यहां तक आपको हमने पढ़ा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी बात। एक और वहां पे आपको मैंने बात बताई थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसको मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लूं। उसका वो कैसा क्वेश्चन था? वो एक ऐसा क्वेश्चन था कि दिमाग से फीलिंग, ठीक है, दिमाग से किया गया कार्य, फीलिंग, आपकी सोच, ये सब कभी भी काम में नहीं आते हैं। या फिर जब 5 किलोमीटर आप जाओ और 5 किलोमीटर उसी स्थान पे आ जाओ तो आपने कोई कार्य नहीं किया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज दैट कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। वहां पे विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। इतनी बात समझाया था हमने आपको। आज हम बात करते हैं पावर और एनर्जी की, ठीक है। आज हम किसकी बात करेंगे? पावर और एनर्जी की। और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एनर्जी की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? एनर्जी की, ऊर्जा की। तो ऊर्जा क्या है जरा आप बताओ। ऊर्जा, दिन भर से सुबह से उठते और शाम तक एनर्जी की बात करते हो कि अभी एनर्जी नहीं है, अभी एनर्जी खत्म हो गई। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ना तो एनर्जी कभी आती है ना कभी जाती है, ठीक है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। कभी एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते हो। तो ऊर्जा क्या है ध्यान से सुनो, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हिंदी में अगर बात करें तो क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा हमारे बहुत सारे रूप में विद्यमान है, ठीक है। ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत है, फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। ओवर द ऑल यूनिवर्स, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसमें जो टोटल एनर्जी है वो फिक्स है, ठीक है। उसको आप वेरी नहीं करा सकते हो। उसकी एनर्जी कभी कम नहीं होती है, उसकी एनर्जी कभी ज्यादा नहीं होती है। होता क्या है फिर? होता यह है कि ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, दूसरे रूप से तीसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, फिर उसी रूप में हो जाती है। ये प्रोसेस, ये इसकी लाइफ साइकिल लगातार चलती रहती है, ठीक है। और हम इसी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल कर अपने पूरे जीवन यापन
करते रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो आपको ध्यान के रखना है बच्चों, ये स्टेटमेंट भी सीधा सीधा एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ऐसे ही पूछ ली जाती है कि ऑप्शन में लिखा रहता ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, या फिर कुछ और ऐसे दो ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? कार्य करने की क्षमता, या फिर कैपेसिटी टू डू वर्क, या फिर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक की बात कर लूं मैं अगर, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? जूल होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? जूल होता है। जूल मींस दूसरी भाषा में हम न्यूटन मीटर भी कहते थे, और वर्क कार्य का भी मात्रक यही होता था। तो कार्य और ऊर्जा के मात्रक में कोई फर्क नहीं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे मैं बताता हूं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की मैं बात करूं तो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं हमारे देश, ठीक है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या मैं बात करने वाला हूं, जैसे ऊर्जा किन किन रूप में विद्यमान है। जैसे पानी में ऊर्जा विद्यमान है। ठीक है, पानी में विद्यमान है काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, मींस इसे बोलते हो आप यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हो इसको? यांत्रिक ऊर्जा। अंग्रेजी में इसी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हो। क्या बोलते हो? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हो। ठीक है, और यही मैकेनिकल एनर्जी दोस्तों दो पार्ट में होती है, इसी को दो भागों में बांटा गया। एक तो गतिज ऊर्जा, एक को क्या बोला गया? गतिज ऊर्जा बोला गया। दूसरे को क्या बोला गया? स्थितिज ऊर्जा बोला गया। क्या बोला गया? स्थितिज ऊर्जा बोला गया। इतनी बात समझ में आई। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ऊर्जा को, एक को गतिज ऊर्जा बोला गया, दूसरे को स्थितिज ऊर्जा बोला गया। अंग्रेजी में इसे को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, इस पे आपको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इस पे क्या बोलते हैं? इसको नाम को स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब बात करते हैं, पहले इनकी बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे और भी क्या होती है। दूसरी आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, जो आप सीधा इलेक्ट्रिसिटी पे सीधा घर में घुसते ही सीधा पंखे की स्विच पे जाता है आपका बटन। ठीक है, पंखा चलाते हो, फैन चलाते हो, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो वो विद्युत ऊर्जा हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरी हो जाती है आपकी केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है हिंदी में रासायनिक ऊर्जा। क्या हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा हो जाता है। ठीक है, चौथा हो जाता है आपका जैसे वाटर में एनर्जी हो गया। ठीक है, इसको बोलते हो आप हाइड्रो पावर, हाइड्रो एनर्जी। जैसे कोई चीज जलाते हो उसको क्या बोलते हो? थर्मल एनर्जी बोलते हो। क्या बोलते हो? थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नाम है, किसी भी चीज के सामने आप एनर्जी लगा दो, सब में एनर्जी होती है। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी हो गई, हाइड्रो एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। ठीक है, थर्मल एनर्जी हो गई, कोयले की एनर्जी हो गई, बहुत सारी चीजों में एनर्जी होती है। ठीक है, सन एनर्जी हो गई, रेडिएशन एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी एनर्जी होती है कि कितना आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको वही चीजें ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपके एग्जाम में तो पहले तो ये दो चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पूछा जाता है। तो इन सब एनर्जी से पहले मैं आपको कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी की तरफ लेके चलता हूं, फिर आपके पास मैं आऊंगा इसको लेके दो टॉपिक, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। इसको हम अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, इनके मात्रक पढ़ेंगे, और इन पे न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आते हैं तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है? ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या नाम होता है इसका हिंदी में? ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना आप उत्पन्न कर सकते हो, ना तो आप नष्ट कर सकते हो, सिर्फ ऊर्जा को क्या कर सकते हो दोस्तों?
एक रूप से दूसरे रूप में आप बदल सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ऊर्जा को ना तो आप खत्म कर रहे हो, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और ना ही उसको आप क्रिएट कर रहे हो। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? ना तो आप उसे खत्म कर सकते हो, ना उसे आप पैदा कर सकते हो। क्या कर सकते हो फिर? सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देते हो। इसी को बोलते हो आप कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है? प्यारा सा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है? कि ऊर्जा के परिवर्तन को या फिर ऊर्जा के संरक्षण के नियम को कहते मतलब क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? तो उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो, पहला ऑप्शन, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन, ऊर्जा को खत्म और उत्पन्न दोनों कर सकते हो, तीसरा ऑप्शन, ठीक है? ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन। तो प्यारे दोस्तों, इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उसके बाद सीधा ऑप्शंस आपको मिल ही जाएगा, ठीक है? तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके सीधे नंबर मिलते हैं, इसमें आपका टाइम नहीं खराब होता है, ठीक है? मैथ और रीजनिंग नहीं है कि इसमें आपको क्वेश्चंस लगा के तब आंसर देने हैं। यहाँ पे तो देखा और दिमाग में आया, सीधा लगाया, आगे बढ़ गए और सीधा नंबर आपका सिक्योर हो जाता है, ठीक है? तो ध्यान से पढ़िए इस चीज को, ठीक है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है? तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? इसको ध्यान रखना, और अंग्रेजी में लिखना है तो लिख देना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इतनी सी बात समझ में आ गई? इसे लिख लिया होगा, ठीक है? जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आपको मैं दो चीजें सिखाऊंगा एक डायग्राम से। आपको एक तो पहली चीज तो पावर प्लांट के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? पावर प्लांट के बारे में बताऊंगा कि बिजली कैसे बनती है। दूसरा आपको मैं इसी में कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को फॉलो करके दिखाऊंगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी फॉलो करके दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा इसी एग्जाम्पल में कि एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी कैसे बदल रही है। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम्पल को। ये आपका मान लो एक डैम है, डैम आपने देखा है जहां पे बांध होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए पानी की एनर्जी से एक क्या बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है, बड़ा सा डैम बोलते हैं उसको। ये क्या है? बांध है, ठीक है? यहां से फिर क्या किया जाता है? बांध में ऊपर से पानी छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? पानी छोड़ा जाता है। यहां से इस लाइन को पेनिस्टोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिस्टोक। आपको ध्यान नहीं रखना है ये क्या बोलते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो क्या होता है, यहाँ पे एक सीढ़ी ऐसे टाइप में बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? सीढ़ी नुमा बनाया जाता है। कैसे बनता है? सीढ़ी नुमा रहता है। क्यों सीढ़ी नुमा रहता है? तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होता है, बांध में बहुत सारा पानी होता है, ठीक है? यहां से पानी, जो आपका गेट होता है, कपाट होता है, ऐसे खोला जाता है तो यहां से पानी गिरता है, ठीक है? यहां से पानी बहुत तेज से आता है, और बहुत तेज से आता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? और भी तेज करने के लिए उस पानी की स्पीड को क्या किया जाता है? यहाँ पे सीढ़ी बना दी जाती है। तो जरा आप बताओ, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी और दूसरे सीढ़ी से तीसरे सीढ़ी पे जब पानी जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा, ढलान की तरफ, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? कहने का मतलब जो पानी का वेग है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा, बिल्कुल। तो इसी रीजन के लिए यहाँ पे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दिया जाता है। ये बड़ी सी गेट टाइप में होती है, गेट कपाट टाइप में होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ढलान की तरफ सीधा पानी छोड़ा जाता है, और आगे क्या कर दिया जाता है? यहाँ पे एक टरबाइन लगाई जाती है। टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन क्या होती है बच्चों? तो टरबाइन कुछ नहीं होती, बस एक ऐसे होती है, इसमें ब्लेड्स लगी होती हैं ऐसे करके, ठीक है? ऐसे ब्लेड्स लगी होती हैं। तो ये पानी जैसे ही इस ब्लेड पड़ता है तो ये ब्लेड क्या करती है? घूम जाती है। ब्लेड कैसे करती है? घूम जाती है, और इसी ब्लेड से एक
रॉड टाइप में एक सैफ्ट कनेक्ट होती है। क्या कनेक्ट होती है? सैफ्ट कनेक्ट होती है। ठीक है, तो जरा आप बताओ, ध्यान से देख के बताना कि जब पानी इस ब्लेड पे गिरेगा, इस ब्लेड पे पानी जब गिरेगा ऊपर से, तो ये ब्लेड घूमेगी कि नहीं घूमेगी? ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी? अरे बताओ, तेज से बताओ, जोर से बताओ, देख के बताओ कि ये घूमेगी कि नहीं घूमेगी? तो आप बताओगे घूमेगी सर, घूमेगी। अरे सर आप बताओ यहां से देखेगी, अगर ये घूमेगी तो उसके साथ में ये सैफ्ट है, अगर ये मेरा हाथ घूम रहा है तो ये क्या सैफ्ट बचा है? ये भी तो घूमेगा ना भाई। अगर ये घूम गया तो इसके साथ में एक जनरेटर कनेक्ट होता है। क्या होता है? जनरेटर, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसी को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर बोलते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसको क्या बोलेगा? अल्टरनेटर बोलेगा। यहां पे एक अल्टरनेटर लगा होता है। तो इतनी बात तो समझ में आ ही गई बच्चों कि यहां से भाई पानी छोड़ा गया और ये पानी बहुत तेज आया और ब्लेड पे पड़ा, और ये ब्लेड छोटी मोटी ब्लेड नहीं होती बच्चों, बहुत लंबी लंबी, बड़ी बड़ी, चौड़ी चौड़ी और बहुत मजबूत ब्लेड होती हैं। और ये जो सैफ्ट होती है पतली सी, ऐसे सैफ्ट नहीं होती है, काफी लेंथी सैफ्ट होती हैं, काफी चौड़ी सैफ्ट होती हैं, काफी लंबी सैफ्ट होती हैं। और इसमें एक ही ब्लेड नहीं लगी होती है, एक ही पंखा नहीं लगा होता है, पानी के आसपास कई सारे ऐसे पंखे लगे होते हैं कि जिससे पानी चले तो उस पे घूमे। ठीक है, और ये पंखा जब घूमेगा तो ये सैफ्ट घूमेगी, और सैफ्ट घूमेगी तो जनरेटर का जो सैफ्ट है, जनरेटर का जो सैफ्ट है वो भी घूमेगा। आप बताओ, अब जरा सोच के बताना कि अगर जनरेटर घुमा दो तो क्या हो जाएगा? उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बननी चालू हो जाएगी। इसका मतलब जनरेटर का काम क्या था? जनरेटर को एक मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, एक यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, और उस यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर देगी? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। तो यहां से क्या हो जाएगी बच्चों? विद्युत बन जाएगी। तो जरा आप बताओ, देख के बताना ध्यान से, यहां विद्युत बना, यहां पे क्या था? पानी था। यहां पे क्या था? पानी था। और जब पानी को रोक लिया जाता है तो पानी आराम से शांत हो जाता है, वहां पे पानी कोई गति नहीं करता है। तो पानी में कौन सी एनर्जी होती है? तो पानी में कैसी एनर्जी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना। तो पानी में, बांध में रुके हुए पानी में कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और एक जगह होती है बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां होती है? जो आपकी घड़ी होती है चाबी वाली, जब आप उसमें चाबी दे देते हो तो उसके बाद उसमें स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है, वही ऊर्जा धीरे धीरे ट्रांसफर होती है। तो वहां पे क्या होता है? घड़ी का जो नीडल होता है वो क्या होता है? घूमता है। इतनी बात समझ में आई? जरा वापस आ जाओ यहाँ पे कि बांध में जो पानी इकट्ठा हुआ उसमें कौन सी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा थी। और जैसे ही ये पानी यहां से छोड़ा गया, पानी बहुत तेज रफ्तार से जा रहा है, और कोई चीज जब तेज रफ्तार से जा रही होती है तो उसमें वेलोसिटी होती है, उसमें वेग होता है। उसमें जब वेग होता है उसी को गति, उसमें गति होती है। वेग का मतलब गति ही है ना, तो गति होती है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है? गतिज ऊर्जा पड़ जाता है। बहुत ही छोटी सी चीज थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, गतिज ऊर्जा। उसी पानी को जब आपने स्टोर करके रखा था, एक जगह इकट्ठा किया था, तो उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते थे। और पानी को जब छोड़ दिया गया तो पानी तो भग रहा है, बहुत तेज भग रहा है ना भाई साहब। अब जब पानी भग रहा है तो पानी में कौन सी ऊर्जा हो गई? एक गतिज ऊर्जा हो गई, और कहीं से पैदा नहीं हुई है। ठीक है, यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। इतनी सी बात प्यारे दोस्तों समझ लेना आप। ठीक है, यही स्थितिज ऊर्जा जो इसमें थी वो गतिज ऊर्जा में बदल गई। अब देखो यहाँ पे जो आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम था वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसने क्या बताया था? उसने ये बताया था कि ऊर्जा को ना तो आप नष्ट कर सकते हो, ना ही उत्पन्न कर सकते हो, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। तो देखो, गतिज, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदली कि नहीं बदली? चलो बोलो हाँ। ठीक है, जब आपने बोला हाँ तो जरा आप बताओ, यहां से ये गतिज ऊर्जा है तो ये भी घूमेगी। ठीक है, इसी को रोटेशनल एनर्जी भी नाम दे देते हैं, या फिर एक तरीके से गतिज है। ये भी घूम रहा है। ठीक है, ये भी घूम रहा है तो ये भी गतिज ऊर्जा हो गई। यहां पे बात तो समझ में आ गई। अब यही गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई प्यारे दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। जैसे ही जनरेटर इसके साथ लगाया गया, जैसे इसके साथ अल्टरनेटर लगाया गया, यही गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो जरा आप बताओ, यहाँ पे मैंने 3 चीजें दिखाई आपको। ठीक है, एक तो स्थितिज ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा। 3 ऊर्जा में मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया। आप बताओ समझ में आया या नहीं आया? इतनी सी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई तो वेल डन। ठीक है, आपको अब इसमें कभी भी समस्या नहीं होगी, कभी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गतिज और स्थितिज ऊर्जा को थोड़ा डीप से। गतिज और
स्थितिज ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका डेफिनेशंस देखेंगे और इसको हम वेरीफाई करेंगे एक और डेरिवेशन करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, एक साइड में लिख देता हूं गतिज ऊर्जा, इस साइड लिख देता हूं गतिज ऊर्जा, जिसको आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हो स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हो आप पोटेंशियल। इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है, मींस इसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई चीज गति कर रही है उसमें ही गतिज ऊर्जा होगी, जो चीज गति नहीं कर रही होगी उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। जैसे इस समय पे मैं खड़ा हूं तो मेरे पास गतिज ऊर्जा नहीं है, अगर मैं बाइक चला रहा होता तो गतिज ऊर्जा होती, कार चल रही है गतिज ऊर्जा है, ठीक है, ट्रेन चल रही है गतिज ऊर्जा है। ठीक है, ऐसी चीजें गतिज ऊर्जा में आएंगी, मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है, गति के कारण ऊर्जा को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और इस नाम से आपको क्लियर होगा, स्थिति के कारण ऊर्जा को स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। मींस अगर मैं इसको अंग्रेजी की बात करूं, अंग्रेजी में इसी को लिखने की बात करूं तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू मींस पोजीशन, पोजीशन मतलब होता है स्थिति, तो स्थिति के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना इन दोनों चीजों को, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। इसका काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है इसको लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस पे न्यूमेरिकल आया था। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है जब u की वैल्यू 0 हो जाती है तो यही फॉर्मूला हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। मैं आपको डेरिवेशन इसका बिल्कुल नहीं करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपके लिए सिर्फ जरूरी है ये फॉर्मूले को ध्यान रखना। ठीक है, तो काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या याद रखना है? 1/2 m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। व्हाट इज द v एंड u? ठीक है, जो v आपका है, जो आपका v है वो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मींस इसको हिंदी में बोलेंगे अंतिम वेग। ठीक है, इसी को u को क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बस दो चीजें ध्यान रखना। ठीक है, m क्या है? द्रव्यमान है उस चीज का। अगर यहीं पे मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, यहीं पे अगर स्थितिज ऊर्जा, इसको पीई से मैं डिनोट कर दे रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा को लिख दे रहा हूं, तो इसके लिए मैं mg और h लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा? फॉर्मूला mgh। m क्या है? द्रव्यमान है, मास है, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटी आप बोलते हो। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी आपके एग्जाम में इसी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी रहती है। हाइट, एच फॉर हाइट मींस एच क्या है? ऊंचाई है। तो आपको मैं दो चीजें दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे ऊंचाई है, यहाँ पे ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पे द्रव्यमान है, यहाँ पे भी द्रव्यमान है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटी है, यहाँ पे जी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसी को मैं और अच्छे से डिफाइन करता हूं। ठीक है, अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो आगे हम इसको इरेज करके आपको अच्छे से दिखाएंगे। देखो, जैसे कोई क्वेश्चन होता है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु, ठीक है, 5 किलो द्रव्यमान की कोई वस्तु जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 5 मीटर पर सेकंड के गति से 5 किलोग्राम की, कोई खिलौना ही समझ लो, कोई टॉय समझ लो, कोई वस्तु जो कि 5 मीटर पर सेकंड के गति से गतिमान है, तो
उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्वेश्चन का मतलब ये है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट when the mass of the object is 5 किलोग्राम and the velocity of the object is 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फाइंड द काइनेटिक वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट मास इज 5 किलोग्राम एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैंने समझा दिया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या है प्यारे बच्चों, बस आपको इतना ध्यान रखना है एम की वैल्यू 5 किलोग्राम दी गई है नहीं दी गई है। ठीक है, और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी वेग। ठीक है, और यहाँ पे जो 5 मीटर बी की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड दी गई है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, जब ये दो चीजें दी गई हैं तो जरा आप बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 mv²। 1/2 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 5 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, 5 गुणे 5 × 25, 25 पंचे 125, 125 का आधा अगर करेंगे तो 62.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62.5। और जरा आप बताओ मात्रा क्या होगा ऊर्जा का मात्रक होगा जूल। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में छोटे से क्वेश्चन आते हैं, प्यारे से क्वेश्चन, आपको सिर्फ सॉल्व करने देखना है। ठीक है, सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। 1 सेकंड लगेगा इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु, ठीक है, जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, उसका वेग 20 मीटर, यहां पे लिख लो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, ऐसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया गया कि व्हेन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 किलोग्राम and the change of the velocity is from 5 meter per second to 10 meter second, then find out the kinetic energy of the object। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि कोई ऊर्जा की बात कर रहा है, गतिज ऊर्जा निकालने की बात कर रहा है, वो भी वेलोसिटी में, वेग में परिवर्तन हो रहा है, 5 मीटर से 10 मीटर हो रहा है, और उसका द्रव्यमान कितना है प्यारे बच्चों, 20 किलोग्राम है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम ½ mv² लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे, जो आपका पहला फॉर्मूला था, जब दो वेग दे दे तो आपको ये लगाना है ½ फिर उसके बाद m लिखना है, फिर ब्रैकेट में v² - u² लिखनी है। ठीक है, बाद की ऊर्जा और पहले की ऊर्जा को घटा लेना है स्क्वायर करके, तो 1/2 m की वैल्यू थी 20, यहाँ पे 20 v लास्ट है, जो अंत में है वो पहले लिखना है, यहाँ पे उसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई क्या। अब जरा आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं पे काट लो, इसको आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 100 और 5 × 25, 100 में से 25 गया 75 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो हो जाएगा 750। अरे जरा आप बताओ यूनिट क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। तो ऐसे ही प्यारे मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, ऐसे आपको आपके सामने जो भी बुक हो, जब कभी भी आपने 9th 10th वगैरह की जो भी बुक रखी है, वहां से इस चैप्टर पे जाओ, वर्क पावर एनर्जी, सारे क्वेश्चन से सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर डालो, आपका कंपटीशन में कभी कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, अगर वहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, हम उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या बताया था मैंने, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, स्थिति के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, क्या बताया था दोस्तों, mgs। तो जरा एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है, अगर h की वैल्यू, ठीक है, अगर h बराबर कभी 0 हो गया, h बराबर अगर 0 हो गया,
तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी कि नहीं जीरो होगी। ऐसे क्वेश्चंस पे आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जरा आप बताओ जमीन पे आप खड़े हो तो आपकी स्थितिज ऊर्जा निकालो। तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी ऊंचाई लेते हैं, जी लेते हैं और यम लिखते हैं। जी की वैल्यू दिया रहता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो 50 किलोग्राम होता है। मान लो एक मास दिया है, वहां पे एक द्रव्यमान दिया है कि 50 किलोग्राम का आदमी धरती पर जमीन पे खड़ा है, फर्श पे खड़ा है, तो और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जरा आप बताओ उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो प्यारे दोस्तों आप क्या करते हो, गुणा कर लेते हो और गलत कर लेते हो क्वेश्चन। ध्यान रखना, जब समतल पे आप खड़े हो, जब आप समतल पे जमीन पे आप खड़े हो तो आपकी कोई हाइट है क्या, ठीक है, जमीन से टच हो रही है ना आपका पैर, तो पैर और जमीन में कोई डिफरेंस है नहीं है, तो वहां पे एच की वैल्यू जीरो होती है। इसीलिए वहां पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आपसे ऑप्शन में लिखवाएगा और आप सीधा सॉल्व वॉल्व करके आंसर लगाओगे। आंसर भी दिया रहेगा बट वो हमेशा गलत रहेगा। आपका आंसर क्या रहेगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए जीरो रहेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि यदि 50 किलोग्राम का कोई आदमी जो 20 मीटर ऊंचे खंभे पर खड़ा है, ऊंचे खंभे पर खड़ा है, आदमी की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। और ब्रैकेट में लिख देता है नोट करके कि जी का जो मान लेना है आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, कुछ करना ही तो नहीं है, आपको करना ये है, आप सीधा ऐसे करो। एम की वैल्यू कितनी दी है, 50 किलोग्राम दी है, 50 लिखो। फॉर्मूला ध्यान रखना है, जी की वैल्यू कितनी है, 10 दी है। ऊंचाई की वैल्यू जरा देखो कितनी दी गई है, अरे ऊंचाई की वैल्यू 20 दी गई है। गुणा करोगे नहीं करोगे, 50 दहम्मा 500 और 500 गुणे 20 कितना हो गया, 5 दूनी 10, 500 दहम्मा 5000 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 10,000। इतनी बात समझ में, जूल। आपके ऑप्शन में ये भी हो सकता है, आपके ऑप्शन में इस 3 जीरो को हटा के ये भी लिखा रहता है 10 किलो जूल। क्या लिखा रहता है, 10 किलो जूल। ऐसे भी ऑप्शन आपके सामने लिखेगा। तो आप ध्यान रखना, जो आपको मैंने पहली क्लास में प्रीफिक्स पढ़ाया था, जो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, उसको बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। मिली सेंटी डेसी माइक्रो माइक्रो पिको फेमटोएटो, ये सारा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि हाँ 3 जीरो हटाने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, किलो लगाएंगे। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम पावर की बात करेंगे, उसको भी अच्छे से खोल के एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और फिर से मैं 5 मिनट का बैकअप लेके आपसे सारे जितना भी पढ़ा रखा है वर्क पावर एनर्जी में, उसको पूरा रिवीजन मार के तब उसके बाद मैं पावर को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगली क्लास तक के लिए थैंक यू सो मच।